रात के 10 बज चुके हैं। अर्जुन अभी खाना खाकर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है। वो अभी भी उस इंसान के बारे में सोच रहा है जो उसे मानर घाट आते वक्त रास्ते में मिला था। वो इंसान बार बार मेरे सामने आ रहा है और आज तो उसका बिहेव मुझे कुछ समझ नहीं आया, और उस दिन तो उसकी परछाई भी मुझे दिखाई नहीं देती। आखिर कौन हो सकता है वो? मुझे अब उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है, अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। तभी अचानक उसके घर के मेन दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात के कौन हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए, अर्जुन खुद से कहता है, और अगले ही पल अपने कमरे से बाहर को आ जाता है। दरवाजे की खटखटाहट से देविका की नींद भी खुल चुकी है। इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं ग्राम प्रधान जी फिर से तो यहां नहीं आ गए? देविका खुद से कहती है। तभी उसकी नजर अपने पति देव पर जाती है, जो कि अभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठो देव, उठो, बाहर जाकर देखो कौन है, देविका ने देव को हिलाते हुए कहा। क्या बात है देविका, मुझे सोने दो ना, क्यों मेरी नींद खराब करने पर तुली हुई हो? देव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। ओहो, बाहर दरवाजे में कोई खटखटा रहा है, चलो चलकर देखते हैं कौन है इतनी रात के, देविका ने कहा। इतने में फिर एक बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर देव उठ गया। तुम ठीक कह रही थी, ये कोई वहम नहीं है बल्कि हकीकत है, चलो चलकर देखते हैं कौन है, देव ने उठते हुए कहा। ऐसा कहते ही देव और देविका अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में देव, देविका और उनका बेटा अर्जुन हॉल में इकट्ठा होते हैं। कहीं ये दरवाजा तू तो नहीं खटखटा रहा था? देव ने अर्जुन से पूछा। पापा, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लिया करो, दरवाजा खटखटाने की आवाज बाहर की तरफ से आ रही है। वैसे भी मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं इतनी रात गए घर का दरवाजा खटखटाऊंगा? अर्जुन ने देव के अजीब से सवाल पर जवाब दिया। अरे तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहोगे या दोनों में से कोई एक दरवाजा भी खुलेगा? इतने में देविका ने कहा। देविका के ऐसा कहते ही अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ा और अगले ही पल उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने अपने सामने जिसे देखा उसे देखकर अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। तो तुम? अर्जुन ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्योंकि दरवाजे पर अभी श्रुति खड़ी थी। हाँ अर्जुन, मैं श्रुति ने रोते हुए जवाब दिया। क्या हुआ अर्जुन बेटा, कौन है दरवाजे पर? पीछे से देव ने सवाल किया, लेकिन अर्जुन ने देव के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले ही पल देव और देविका दरवाजे के पास आ गए, जहां अभी सामने श्रुति खड़ी है, जो कि रो भी रही है। अरे कौन हो तुम और इतनी रात के यहां क्या कर रही हो? देविका ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन देविका के इस सवाल पर वो लड़की घबरा गई और उसने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मां, ये श्रुति है, मैंने बताया था ना, जो जंगल में मुझे मिली थी और फिर मैं इसे इसके गांव भीमपुरी छोड़ने गया था, लेकिन अभी ये वापस आ गए, जिसका रीजन मुझे कुछ भी नहीं पता, अर्जुन ने जवाब दिया। और तू चुप कर अर्जुन, अरे लड़की, तुम इतनी रात के यहां क्या करने आई हो? कहीं तुम अहंकार तो नहीं? देविका श्रुति से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अरे बस भी करो देविका, इस लड़की को अंदर तो आने दो, देखो जरा इसे, बेचारी कितनी डरी हुई है, इसे अंदर आने दो, फिर बाद में आराम से बैठकर इससे सवाल जवाब करते रहना, देव ने देविका को समझाते हुए कहा। मगर उसकी बात पर देविका ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये अगर अहंकार निकली तो? क्या तुम भी कैसी बातें कर रही हो? चलो अब अंदर चलो, आने दो इसे। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। देविका के ऐसा कहते ही श्रुति उन तीनों के साथ अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विधायक जयंत सिंह अपने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहता है। लेकिन सर, अभी तो रात के 10 बज चुके हैं, इतनी रात गए, कहां जाना आपको? ड्राइवर विधायक जयंत सिंह से पूछता है। देखो, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, ड्राइवर हो ड्राइवर की तरह रहो, समझे? अब जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अभी मानरघाट गांव की तरफ जाना होगा, विधायक ने कहा। उसके ऐसा कहते ही ड्राइवर ने जल्दी जल्दी में कार निकाली और अगले ही पल जयंत सिंह निकल पड़े मानरघाट गांव की ओर। ये हमारा बेटा एकदम से नालायक निकला, हमें तो लगता था किसी दिन हमारी नाक कटवा कर ही मानेगा लड़का। अब देखो ना, इस नालायक लड़के की वजह से
हमें कहां कहां भटकना पड़ रहा है। जयंत सिंह अपने आप से बातें करते हुए कहता है। तकरीबन 1 घंटे बाद जयंत सिंह अपनी कार से मानरघाट गांव पहुंचते हैं और जंगल के बीचों बीच ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, कार को यहीं रोक दो। लेकिन सर, ये लापता सुनसान जंगल का इलाका मालूम पड़ता है और इतनी रात गए तो हमें यहाँ बाघ और तेंदुए का भी खतरा है। आप तो जानते ही ना कि यहाँ बाघ और तेंदुए के साथ हंकार का भी आतंक है। ड्राइवर ने जयंत सिंह को जवाब दिया। उसकी इस बात पर जयंत सिंह झल्ला गया। अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा है, जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो। चलो अब जल्दी से गाड़ी रोको। जयंत के इतना कहते ही ड्राइवर ने घबराते हुए गाड़ी रोकी और अगले ही पल ड्राइवर समेत जयंत सिंह उस सुनसान जंगल में उतर गए। तकरीबन 20 मिनट आगे जाने पर जयंत अपने ड्राइवर के साथ झील के किनारे पहुंचा, जहां तकरीबन 10-12 लोग एक बड़े से आग के घेरे के चारों ओर घूमकर नाच रहे थे। जयंत को अपने सामने देखकर ये सभी लोग अचानक से रुक गए। अगले ही पल जयंत उन लड़के लड़कियों के करीब आया। उन लोगों में से एक सबसे लंबा लड़का है, जिसकी हाइट यूं ही कोई 6 फीट होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जयंत को अपने सामने देख उस 6 फीट के लड़के ने अपना सिर नीचे कर दिया। जयंत ने उस लड़के को घूरा और अगली पल उसे जोर का छांटा जड़ दिया। अरे तूने कसम खाई है क्या मुझे कहीं का नहीं छोड़ने का? लगता है इस बार मुझे चुनाव हरवा कर ही मानेगा तू। कितनी बार हम सब ने तुम्हें समझाया है, फिर भी तुम यहाँ आ ही गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मन की करनी है। जयंत सिंह ने उस लड़के को लताड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए पापा, वो हमारे दोस्त के कहने पर हम यहाँ आ गए थे, वरना कसम आपकी हम ऐसा कभी भी नहीं करते। वो लड़का जयंत से हाथ जोड़ते हुए कहता है। दरअसल वो 6 फीट लंबा लड़का कोई और नहीं बल्कि विधायक जयंत सिंह का लड़का पवन था। अरे तुम्हें पता भी है अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो क्या होगा? तुम सबके साथ हमें भी जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। 25 साल उम्र हो चुकी है तुम्हारी, लेकिन अभी भी दिमाग बिल्कुल बच्चे का है। समझ नहीं आता तुम्हें अक्ल कब आएगी। जयंत सिंह अपने बेटे पवन को लताड़ते हुए कहता है, अब जो हुआ सो उसे भूल जाइए ना बाप, और ये सोचिए कि अब आप इंस्पेक्टर सूरज सिंह राणा को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो इस केस को हैंडल कर रहा है। पवन ने अपने पिता से कहा, अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कल ही जाकर उससे बात करता हूं। जयंत सिंह ने जवाब दिया। एक तरफ जंगल में यह सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का और अर्जुन का एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन तैयार हो रहा था। ये कहानी है एक आकाश नाम के लड़के की, जो रहता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में। आकाश की इस दुनिया में अपनी मां के सिवाय अपना और कोई नहीं है, मगर आजकल वो भी बीमार रह रही है। क्या करूं, मां की दवाई के पैसे का इंतजाम कैसे करूं? आकाश ये अभी सब सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि उसकी मां की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके मुंह से ब्लड और भी ज्यादा बहने लगा है, जिसके छींटे नीचे जमीन पर भी गिर रहे हैं। अपनी मां की यह हालत देखकर आकाश जोर जोर से रोने लगा। उसका जी घबरा रहा है, क्योंकि उसकी मां के साथ अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यहां तक कि उसकी मां की जान भी जा सकती है। तभी अचानक उसे अपने बड़े पापा का ध्यान आता है, जो कि मसूरी में रहते हैं और वहां पर वो अपनी जॉब करते हैं। अगले ही पल आकाश ने जल्दी से अपना कीपैड फोन दोबारा उठाया। उसने झट से अपने उसी कीपैड फोन से अपने बड़े पापा को कॉल मिलाया। आकाश के बड़े पापा ने उसका कॉल उठाया और बोले, देखो अभी मैं अपने स्कूल के किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूं। आज यहाँ स्कूल के डीएम का छापा पड़ा है, तुम अभी मुझे कॉल मत करो। ऐसा कहती आकाश के बड़े पापा ने फोन काट दिया और आकाश अपने बड़े पापा से आगे कुछ भी नहीं कह पाया। उसके बाद आकाश बार बार अपने बड़े पापा को फोन ट्राई करता रहा, लेकिन उन्होंने आकाश का कॉल पिक नहीं किया। अपनी मां की हर एक बीतते पल के साथ बिगड़ती हालात देखकर आकाश को डॉक्टर का ध्यान आया, जिसका एक छोटा सा क्लिनिक कुंजगिरी में है। मां तू चिंता मत कर, मैं अभी आया। इतना कहते ही आकाश अपने घर के बाहर आ गया। उसने अपने आसपास अपने पड़ोसियों को देखा। पड़ोस में एक औरत है जिसे आकाश
अक्सर चाची कहा करता है। आकाश घर में गया और उस औरत से कहा, चाची चाची, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या आप मेरे घर आकर उन्हें देख सकती हैं? तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। देखो, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जाने वाली हूं, यह काम तो मैं नहीं कर सकती हूं, चाची ने जवाब दिया। अगले ही पल आकाश हताश होकर वापस आ गया। आसपास के अन्य घरों में देखने लगा कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मां का ध्यान रखेगा, लेकिन आकाश के इतना रिक्वेस्ट करने पर भी कोई भी इस काम को करने को राजी नहीं हुआ। सभी लोग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए आकाश की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इस तरह फिर एक बार आकाश अकेला पड़ गया। मेरी जेब में तो अभी सिर्फ 10 रुपए ही है, मुझे लाला जी के पास जाना होगा, शायद वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे जिससे मैं अपनी मां का इलाज करा सकूं। अपने मन में ऐसा सोचते ही आकाश उस बनिए के पास चला जाता है जिसकी दुकान से आकाश ने घर का राशन लगाया हुआ है और पिछले 1 महीने से दुकान की उधारी भी नहीं दी है। लाला जी, मेरी मां बीमार है, उसके मुंह से खून बह रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए लाला जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए जिनसे मैं अपनी मां का इलाज कराऊंगा और फिर जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा मैं। आकाश ने लाला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो भैया, पिछला उधार तो अभी तक दिए नहीं हो और पैसा मांगने लगे। एक तो राशन की उधारी ऊपर से है, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसे भी नहीं दे सकता, चल भाग यहां से, लाला ने आकाश को लताड़ते हुए कहा। देखिए लाला जी, मेरी मां काफी बीमार है लाला जी, उसका टाइम रहते इलाज नहीं करा पाया तो वो मर जाएगी, आकाश ने रोते हुए कहा। अरे मरती है तो मर जाने दे तेरी मां, मुझे क्या, पहले मेरा पैसा दे फिर जाकर मुझसे पैसे मांगना, समझा? चल जा यहां से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, तुझे मैं एक पुट्टी कौड़ी भी नहीं देने वाला, लाला ने आकाश को भगाते हुए कहा। लाला की इस बात पर आकाश रोते हुए बस लाला का मुंह देखते रह गया। इतने में लाला के 2 आदमी नवीन और कमल आकाश को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। परेशान आकाश अब हिम्मत हार गया है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी बची खुची उम्मीद लिए वो डॉक्टर के पास उसके क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मां को बचा लीजिए, उसके मुंह से लगातार ब्लड बह रहा है, आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आकाश ने डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर ने आकाश की एक न सुनी। डॉक्टर अभी अपने क्लिनिक पर बाकी पेशेंट को चेक कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद करिए ना, मेरी मां को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए प्लीज, आकाश ने डॉक्टर के पैर पड़ते हुए कहा। अरे तुझे दिखाई नहीं देता, मैं अभी पेशेंट को देख रहा हूं और तू बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गया? जा थोड़ी देर बाहर वेट कर, मैं आता हूं, डॉक्टर ने आकाश को फटकार लगाते हुए कहा। मेरी मां के पास वेट करने का टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ करिए ना, उसके मुंह और नाक से लगातार ब्लड निकल रहा है, आकाश ने फिर एक बार डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे तू तो वही है ना जिसकी मां को कैंसर है, तू रुक, मैं तुझे एक दवा लिख कर देता हूं, इसे मेडिकल स्टोर से लेकर आ और अपनी मां को खिला दे, शायद इससे कोई बात बने, डॉक्टर ने कहा। अगले ही पल आकाश दवाई का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर को चला गया। मेडिकल स्टोर जाते वक्त आकाश ने फिर एक बार अपनी जेब टटोली। आकाश ने मेडिकल स्टोर वालों के हाथ में दवाई का पर्चा पकड़वाया। मेडिकल स्टोर वाले ने दवाई का पर्चा आकाश के हाथों से लिया और अगले ही पल दवाई की शीशी और कुछ गोलियां निकालकर आकाश के हाथ में थमा दी। ये ले भैया तेरी दवाई, इसके 950 रुपए हुए, मेडिकल स्टोर वाले ने आकाश को दवाई देते हुए कहा। अंकल, अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, आकाश ने एक अजीब मायूसी के साथ कहा। 10 रुपए? 10 रुपए में यहां कोई दवाई नहीं मिलती, चल भाग यहां से, जब पूरे पैसे हो तभी दवाई ले जाना, मेडिकल स्टोर वाले ने आकाश को डांटते हुए कहा। अंकल, ये दवाई मेरी मां के लिए बहुत जरूरी है, उसे समय रहते ये दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी, आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर मेडिकल वाला नहीं माना। ये देख आकाश ने मौका पाते ही दवाई की गोलियां और शीशी दोनों उठाई और अपने घर को भाग खड़ा हुआ। अरे इसने मेरे पैसे नहीं दिए, जरा पकड़ो इसे, मेडिकल वाले ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक आकाश उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। क्या आकाश अपने मां को समय रहते दवाई दे पाएगा या क्या होगा आगे?
तकरीबन 10 मिनट बाद तक भागते हुए आकाश अपने घर पहुंचा, लेकिन शायद आकाश को दवाई लाने में काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मां ने आकाश के घर पहुंचने तक दम तोड़ दिया था। आकाश जल्दी से अपनी मां के पास गया और बोला, मां उठ जा, मैं तेरे लिए दवाई लाया हूं, अब जल्दी से उठकर तू दवाई पी ले, फिर देखना तू 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। आकाश ने अपनी मां को देखते हुए कहा, लेकिन आकाश के इतना कहने पर भी उसकी मां नहीं उठी। आकाश बार बार कोशिश करता रहा अपनी मां को नींद से उठाने की, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम रही, क्योंकि उसका दिल अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी मां अब हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में जा चुकी है। जब उसने अपनी मां को वैसे ही बहुत देर तक देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। नहीं मां, नहीं, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। देख, मैं तेरे लिए दवाई भी लाया हूं और तू है कि अभी तक सोई हुई है। रोते और चिल्लाते हुए आकाश ने कहा। बीतते वक्त के साथ आकाश को अब समझ आ गया था कि उसकी मां अब इस दुनिया से जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। एक और तो आकाश अपनी मां के वियोग में पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जहन में नफरत की आग भड़कने लगी है। आकाश ने अपनी मां को बड़े गौर से देखा और फिर उसकी कसम खाते हुए कहा, आज इस दुनिया में मौजूद लोगों की वजह से मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। आज किसी ने भी मेरी मां को बचाने में मेरी मदद नहीं की। आज मैंने इंसानियत का गला घुटते हुए देखा है, इसलिए आज और अभी से इंसानियत मेरे लिए मर चुकी है। आज से मैं बनूंगा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन और खत्म कर दूंगा इंसानियत को इस दुनिया से। कहते कहते आकाश गुस्सा होने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, साथ ही उसके शरीर की नसें एकदम से बाहर उभर आई थी। असल में आकाश जब भी गुस्सा होता है तो उसका पूरा शरीर एकदम से लाल हो जाता है और उसके शरीर की नसें उभर कर बाहर आ जाती है। मेरे अपनों ने भी मेरी मां को नहीं बचाया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, आकाश ने सामने रखे शीशे को तोड़ते हुए कहा। और इस तरह आकाश की नजरों में दुनिया में मौजूद सारे लोग और साथ ही उसके सारे रिश्तेदार उसके दुश्मन हो गए, क्योंकि आज इन्हीं लोगों की वजह से आकाश की मां इस दुनिया में नहीं थी। वो कहते हैं ना, जब जरूरत होती है तो कोई भी मदद करने को नहीं आता, लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो लोग भीड़ जमा करने को आ ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही अभी आकाश के साथ हो रहा था। सुबह से शाम होने को है। यहां आकाश ने आस पड़ोस के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी मां को कंधा दिया और उसका अंतिम संस्कार कर आकाश के मन में अभी बदले की आग भड़क रही। शाम के 7 बज चुके हैं। आकाश की नजर उसके घर के चाकू पर जाती है। आकाश उस चाकू को उठाता है और उसे बड़े गौर से उसे देखने लगता है। काम शुरू करना चाहिए, आकाश खुद से कहता है और अगले ही पल उस चाकू को अपनी कमर में डालकर घर से निकल पड़ता है। शाम के 7:30 बजे मेडिकल स्टोर वाला अपने घर को जा रहा है। उसका घर कुंजगिरी कस्बे से 3 किलोमीटर आगे है, जहां से वो हर रोज पैदल ही अपने मेडिकल शॉप पर आता है। रास्ता भी सुनसान पड़ चुका है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहां अक्सर लोगों की पॉपुलेशन कम होती है, इसलिए सड़क अभी पूरी तरह से सुनसान पड़ चुकी है। तभी अचानक उसकी दाईं तरफ एक झाड़ी में कुछ हलचल हुई। वो थोड़ी देर तक वहां पर रुका और उसने एक आवाज लगाई, मैं पूछता हूं कौन है वहां पर? लेकिन सामने कोई भी नहीं आया। अगले ही पल मेडिकल स्टोर वाला धीमे धीमे कदमों के साथ झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे वहां पर एक लड़का दिखाई दिया, जिसने अपने हाथों में चाकू पकड़ा हुआ था और साथ ही अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है। मेडिकल स्टोर वाला उस लड़के से कुछ कह पाता उससे पहले उस लड़के ने चाकू से उसके पेट में हमला कर दिया और उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। तकरीबन 10-12 चाकू के वार लगातार करने पर लड़के ने मेडिकल स्टोर वाले की जान ले ली। तूने मेरी मां को तूने, कहते कहते अचानक से आकाश रुक गया। उसने देखा वो आदमी अब मर चुका था। आकाश ने उस मरे हुए आदमी को एक लात मारी और अगले ही पल उसकी लाश को वहीं पहाड़ी से नीचे धक्का देकर उस जगह से भाग खड़ा हुआ। एक तरफ आकाश ने मेडिकल स्टोर वाले को मार दिया था, तो वहीं अगले दिन अर्जुन
अभी अभी कहीं बाहर से घर आया है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। अरे बेटा, आ गया तू घर? इतनी देर कहां कर दी तुमने? देव ने अर्जुन को देखते हुए पूछा। हाँ पापा, मैं तो आ गया, लेकिन आज आप ये स्कूल से थोड़ी जल्दी नहीं आ गए? अर्जुन ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, वो आज स्कूल में महीने का सबसे आखिरी दिन था ना, तो आज हाफ डे था, इसलिए आज थोड़ी जल्दी छुट्टी होगी। लेकिन देखना, 4 तो फिर भी बज ही गए मुझे घर पहुंचने में। वो रास्ते में प्रधान जी के साथ थोड़ा बैठ गया था। वैसे वो श्रुति ने कुछ बताया? कल रात से ही चुप बैठी है, देव ने पूछा। नहीं पापा, इसलिए वो मैंने भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की। जब उसे ठीक लगेगा वो बता देगी, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी इस बात पर देव को थोड़ी तसल्ली हुई। और ये मां कहां रह गई है? कहीं नजर नहीं आ रही, और श्रुति भी नहीं दिख रही। अर्जुन ने फिर एक सवाल अपने पिता से किया। तुम्हारी मां गांव में सब्जी लेने गई है, और वो श्रुति को भी लेकर गई है ताकि उसे अच्छा फील हो, देव ने जवाब दिया। अपने पिता देव से थोड़ी देर तक यूं बात करते करते अर्जुन को कुछ याद आया, और फिर एक बार अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छा गई। अर्जुन के चेहरे पर छाई मायूसी को देखकर देव थोड़ा चौंका। उसने अर्जुन से पूछा, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, और तेरा चेहरा अभी अभी क्यों लटक गया? उस वक्त से तो तू बिल्कुल ठीक था। अपने पापा के इस सवाल पर अर्जुन कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने पहले घर का दरवाजा बंद किया और देव के करीब आते हुए बोला, पापा, आज मैंने अपनी आंखों के सामने एक मासूम को मरते हुए देखा। वो हिरण था जो गांव के खेतों के किनारे कटीले तारों के बीच फंस गया था। मैंने उसे उन कटीले तारों से आजाद करवाया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। ऐसा कहते ही अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, और बता फिर क्या हुआ? देव ने पूछा। उस हिरण को आजाद कराने के बाद उसे किसी ने गोली मार दी, और मैं चाहकर भी उस हिरण की जान नहीं बचा सका पापा। जब से मेरी ये सुपर पावर मेरे पास से गई है, तब से मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करता हूं पापा। मैं चाहकर भी वो सब नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। देख, मुझे लगता है शायद आज वक्त आ चुका है जब तुम्हें पूरी तरह सुपर अर्जुन बनना होगा, देव ने अर्जुन से कहा। सुपर अर्जुन बनना होगा? पर कैसे? आप ये क्या कह रहे हो पापा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के ये कहते ही देव ने कुछ सोचा और फिर कहा, अभी थोड़ी ही देर में सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा, बस तू मेरे पीछे पीछे आ। ऐसा कहते ही देव अर्जुन को घर के अंदर बड़े से स्टोर रूम में ले जाता है, जहां नीचे लकड़ी का फर्श है। अगले ही पल देव नीचे फर्श पर बैठता है। तभी देव नीचे लकड़ी के फर्श को हाथ से छूता है। उसके छूते ही लकड़ी का फर्श खुल जाता है। ये एक ढक्कन है जो कुछ इस तरह बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ देव के फिंगरप्रिंट से खुलता है। ठीक वैसा ही अभी हुआ। देव के फिंगरप्रिंट ने लकड़ी के उस फर्श के ढक्कन को खोल दिया, और अगले ही पल अर्जुन अपने पिता देव के साथ ढक्कन से नीचे जाने लगा। ये सब क्या है पापा? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसकी इस बात पर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखते जाओ, सब समझ आ जाएगा। नीचे तकरीबन 20 मीटर की गहराई है, और सीढ़ियों के रास्ते जाते जाते अर्जुन एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा, जो कि दिखने में किसी लेबोरेटरी जैसा है। वहां पहुंचकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने देखा यहां चारों तरफ केमिकल्स की शीशियां रखी हुई थी, और कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसी मशीन रखी हुई है जिन्हें अर्जुन अपने जीवन में आज पहली बार देख रहा है। अर्जुन वहां आगे बढ़ता गया। आगे जाने पर अर्जुन ने देखा कि वहां चारों तरफ कलरफुल लाइट्स का जलना शुरू हो गया है, जो कि अभी अर्जुन के ऊपर पड़ रही है। ओह माय गॉड, यहां तो आपने पूरी तरह से एक खुफिया दुनिया बसा रखी है, अर्जुन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। एक तरफ अर्जुन अपने चारों तरफ एक अलग ही दुनिया को देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आरव भी पानी की गहराइयों में मौजूद एक ऐसी लेबोरेटरी में पहुंचा है जो दिखने में एक अलग ही दुनिया लगती है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यहां पहुंच पाना हर किसी के लिए नामुमकिन है। शायद इसीलिए इस खुफिया लेबोरेटरी के बारे में अभी किसी और को पता नहीं। उस लेबोरेटरी में आरव अभी भी उस अनजान शख्स से बातें कर रहा है, जिसका चेहरा अभी भी अंधेरे से ढका हुआ है। कुछ देर बाद उस अनजान शख्स से बातें करने के बाद आरव वहां से वापस आने लगा। आरव अभी उस लेबोरेटरी से बाहर आ गया है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। वो फिर एक बार अपनी जेब से अपने पर्स को बाहर निकालता है और फिर एक बार पर्स में मौजूद फोटो को देखने लगता है, जो कि डॉक्टर जूल की फोटो है।
इस फोटो के बारे में पूछना तो मैं भूल ही गया, अब वापस जाना पड़ेगा। अपने आप से बातें करते हुए आरव कहता है। अगले ही पल आरव वापस उस लेबोरेटरी की ओर जाने लगता है। तकरीबन 10 मिनट बाद आरव उस अनजान शख्स के पास वापस आता है। क्या बात है, तुम वापस क्यों आ गए? क्या कुछ कहना है? उस अनजान शख्स ने पूछा। मुझे आपसे कुछ पूछना है पापा, आरव ने उस अनजान शख्स से कहा। और इस तरह यहां पर यह साबित हो गया कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि आरव का पिता है। आरव के इतना कहने पर वो अनजान शख्स अपने धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेटे आरव की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने कहा, पापा पापा। कहते वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आरव ने हैरानी से पूछा। इतने में वो शख्स अचानक से आरव की तरफ मुड़ा। अब उसका चेहरा आरव के सामने साफ हो चुका है। तभी अचानक आरव ने देखा, ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो उसके पर्स में पड़ी है, यानी कि डॉक्टर जूल। यहां पर अपने पिता के चेहरे के बदले डॉक्टर जूल के चेहरे को देखकर आरव पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। कौन हो तुम और मेरे पापा कहां हैं? और तुम मेरे पापा के लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो? आरव ने हैरानी से पूछा। लेकिन जवाब में डॉक्टर जूल की शक्ल में उस इंसान ने आरव की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले ही पल आरव ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और डॉक्टर जूल की तरफ तान दी। देखो, मैं फिर पूछता हूं कि तुम कौन हो? अगर तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सीधे सीधे बता दो मेरे पापा कहां हैं, वरना इसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। आरव ने उसे धमकी देते हुए कहा। उस पर उस शख्स ने कहा, अच्छा, तुमने तो मेरी तस्वीर अपनी पर्स में रखा था और फिर तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? बड़ी हैरानी की बात है। उसके ये कहते ही आरव ने झट से बताया, हाँ, क्योंकि मेरा ये पर्स मेरे पापा का है, इसी कारण मैंने पर्स के अंदर की सारी चीजों को संभाल कर रखा था। और ये पर्स मुझे 2 दिन पहले ही मिला था। पापा ने कहा था कि वो समय आने पर सब कुछ बताएंगे। पर अब तुम बताओ कौन हो तुम, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो देखो उधर। अपने बाईं तरफ के मिरर की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर जूल आरव से कहता है। तभी आरव देखता है बाईं तरफ वाले मिरर में उसके पिता दिखाई दे रहे हैं, जबकि मिरर के बाहर डॉक्टर जूल खड़ा है। शीशे में कुछ और बाहर कुछ और। यह देखकर आरव बुरी तरह घबरा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ कभी ऐसा भी होगा। ये क्या हो रहा है? मिरर के अंदर मेरे पापा और बाहर तुम? ये कैसे पॉसिबल है? साफ साफ बताओ कि कौन हो तुम और तुमने कहां छुपा रखा है मेरे पापा को, वरना मैं तुम्हें अभी का अभी खत्म कर दूंगा। एक बार फिर आरव डॉक्टर जूल की ओर अपनी रिवॉल्वर तानते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आरव, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। डॉक्टर जूल आरव को समझाते हुए कहता है। नहीं, मैं अब जरा भी सब्र नहीं कर सकता। मुझे तुम जल्दी बताओ कहां छुपा रखा है तुमने मेरे पापा को? आरव डॉक्टर जूल से गुस्से में बोलता है। देखो, शांत हो जाओ आरव, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि मेरी बातों पर विश्वास भी करना होगा, डॉक्टर जूल ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने को तैयार हूं, आरव ने जवाब दिया। आरव को उसके बाद डॉक्टर जूल ने एक कुर्सी पर बिठाया और अपने सुपर कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा। आरव ये सब देख और भी ज्यादा हैरान हो रहा था। तुम मुझे बताओगे भी या नहीं? आरव ने झल्ला कर कहा। उसके ये कहते ही डॉक्टर जूल ने कहा, सबसे बड़ा सच यह है कि मैं डॉक्टर जूल हूं, द ग्रेट साइंटिस्ट, जो इस दुनिया को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरी मौत 1983 में हो चुकी है। आरव ने यह सब कुछ जैसे ही सुना, उसका सर चकराने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर झल्ला कर पूछा, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारी मौत इतने साल पहले हो चुकी है तो फिर तुम मुझे दिखाई कैसे दे रहे हो? अब यह मत कहना कि तुम कोई भूत हो। अरे नहीं, मैं कोई भूत नहीं, बल्कि डॉक्टर जूल हूं। कहते हुए डॉक्टर जूल हंसने लगता है। आखिर क्या राज है डॉक्टर जूल का, और वो दोबारा मरकर भी कैसे जिंदा हो गया? जानने के लिए बने रहिए सुपर अर्जुन के साथ।